नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं 24 दिसंबर साल 1999 में हुए प्लेन हाईजैकिंग के बाद। मतलब कि भारत के इतिहास की सबसे खतरनाक और सबसे आखिरी प्लेन हाईजैकिंग आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आज दिन तक भारत में कोई भी प्लेन हाईजैकिंग नहीं हुई। उसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या थी और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है विक्रांत और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज आप कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए तो ये चीज फ्री हो सकती है, बट उससे मुझे काफी मदद मिलती है। ये बात है दोस्तों 24 दिसंबर साल 1999 की, जब इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट IC814 काठमांडू से दिल्ली के लिए टेक ऑफ करती है। देखो, यूजुअली जो काठमांडू से दिल्ली पहुंचने में टाइम लगता है वो 2 से 2.5 घंटे का है। इस फ्लाइट में सवार सभी पैसेंजर के लिए ये टाइम कुछ ज्यादा ही लंबा होने वाला था, क्योंकि इस प्लेन को 5 लोगों द्वारा हाईजैक किया जाता है और ये हाईजैकर्स भारत सरकार के पास $200 मिलियन की डिमांड रखते हैं और ये मामला पूरे 7 दिन तक चलता रहा। मतलब कि भारत की हिस्ट्री की एक ऐसी हाईजैकिंग जो सबसे खतरनाक और सबसे आखिरी हाईजैकिंग आप बोल सकते हो, क्योंकि भारत में आज दिन तक उसके बाद कोई भी प्लेन हाईजैक नहीं हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. We got blindfolded, we all of us with our heads down. सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. काठमांडू से फ्लाई करने के बस कुछ ही देर बाद जब सभी पैसेंजर अपना फूड एंजॉय कर रहे होते हैं और उसी समय 5 मास्क पहने लोग खड़े होते हैं फ्लाइट में और लोगों का खाना छीनना शुरू करते हैं और फ्लाइट में अनाउंस कर देते हैं कि इस फ्लाइट को जो है अब हाईजैक कर दिया गया है। और 2 हाईजैकर जो है जल्दी से पायलट के कैबिन में घुस जाते हैं और कैप्टन देवी शरण, जो कि उस समय इस फ्लाइट को ऑपरेट करता है, गन पॉइंट पे रख के इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वेस्ट की तरफ फ्लाई करते रहे। मतलब कि हाईजैकर्स इस प्लेन को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे, पर ये फ्लाइट जब दिल्ली से आगे निकल जाती है लाहौर एयरपोर्ट की तरफ, तब जो लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले थे वो बिल्कुल मना कर देते कि हम लोग यहाँ पे लैंड नहीं करने देंगे। और हमारे उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री ब्रिजेश मिश्रा जी को जब इस प्लेन हाईजैकिंग के बारे में पता चलता है, तो फिर उसके बाद इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्लाइट IC814 के साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है। जब कॉन्टेक्ट हो पाता है तो कैप्टन देवी शरण जी बोलते हैं कि अब हमारे पास फ्लाइट में फ्यूल भी ज्यादा नहीं बचा है और लाहौर में तो हमारे को लैंड करने के लिए मना कर दी गई। फिर इसी बीच कैप्टन देवी शरण हाईजैकर से बात करने की कोशिश करते हैं और उनको बोलते हैं कि अब हमारे पास ज्यादा देर का फ्यूल नहीं बचा है, हम यहाँ पे ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं लैंड करना होगा रिफ्यूलिंग के लिए। और कैप्टन देवी शरण उन हाईजैकर को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर हाईजैकर बोलते हैं कि अब हम जो है प्लेन को अमृतसर में लैंड करवाते हैं रिफ्यूलिंग के। और फिर उसके बाद फ्लाइट 644 पर अमृतसर की तरफ डिसेंड करना शुरू कर। और ये एक ऐसी चीज थी जो कि टेररिस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। मतलब कि उन्होंने इंडिया के प्लेन को हाईजैक किया और उसको इंडिया में ही लैंड करवाने जा रहे थे। अब भारत गवर्नमेंट के पास यहाँ पर एक बड़ी एडवांटेज होगी, क्योंकि यहाँ पर इंडियन फोर्सेस सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकती थी, क्योंकि फ्लाइट जो है वो भारत में ही लैंड करने वाली थी। लेकिन जो उसके बाद होता है वो एक काफी बड़ा ब्लंडर था। अब आप सोचेंगे कि ऐसी क्या गलती हो जाती है इंडियन अथॉरिटीज से, तो चलो मैं बताता हूँ। 7:01 पर फ्लाइट लैंड करती है अमृतसर एयरपोर्ट पर और एक इमीडिएट रिक्वेस्ट की जाती है कि फ्लाइट को जल्दी से रिफ्यूल किया जाए। हाईजैकिंग के बाद एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया जाता है और इसके अलावा एक लोकल कमेटी बनाई जाती है जिनका पर्पस होता है प्लेन को ज्यादा से ज्यादा डिले करना, ताकि कमांडर्स को एक सही समय मिल पाए स्ट्रेटेजी डेवलप करने का और ग्राउंड पर ऑपरेशन को कंडक्ट करने का। जो फ्लाइट में बैठे हाईजैकर्स थे ना, उस समय उन लोगों ने पुलिस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ही मना कर दी और वो लोग दिल्ली में बैठे ऑफिशियल्स के साथ ही बात करना चाह रहे थे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एक प्लान बनाता है और पंजाब पुलिस को ऑर्डर देता है। यहाँ पर प्लान ये बनाया जाता है कि क्यों ना जब हम लोग फ्यूलिंग करने जाए उस फ्यूल टैंकर के अंदर क्यों ना कुछ पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स को ले जाया जाए, वो जाकर प्लेन के टायर को पंचर कर दे और जब टायर में हवा नहीं होगी तो प्लेन उड़ भी नहीं पाए, या फिर क्यों ना हम प्लेन के आगे टैंकर को खड़ा कर दे और उसका रास्ता ही रोक दे। और फिर उसके बाद एक फ्यूल टैंकर चलना शुरू करता है फ्लाइट की तरफ। तो उस समय उस टैंकर में ड्राइवर था, गाड़ी काफी ज्यादा तेज चला रहा था और इंस्ट्रक्टर के द्वारा उसको जो है गाड़ी धीरे चलाने के लिए बोला जाता है। ट्रक ड्राइवर यहाँ पर कुछ और ही समझता है और मिस कम्युनिकेशन की वजह से वो टैंकर को बीच में ही रोक देता है। यहाँ पे फ्लाइट में बैठे हाईजैकर और कैप्टन इस चीज को होते हुए देख लेते हैं। तो लोग सोचते हैं कि गाड़ी पहले तो तेजी से हमारी तरफ आई और फिर एकदम से बीच में रुक गई। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्लानिंग की गई है हमारे लिए। देखकर जो टेररिस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और कैप्टन को प्रेशराइज करते हैं फ्लाइट को एक बार फिर से हवा में ले जाने के लिए बिना फ्यूलिंग किए। और जो टैंकर रास्ते में खड़ा है इसको इग्नोर कर दो, टक्कर मारनी है टक्कर मारो, जो भी करना है, बट प्लेन को हवा में लेके जाओ। फिर उसके बाद कैप्टन भी काफी ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं और प्लेन को एक बार फिर से
हवा में ले जाया जाता है और फिर एक बार फिर से फ्लाइट लाहौर पाकिस्तान की तरफ मुड़ती है। और यहाँ पर पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट को लैंड करने की परमिशन तो नहीं दी थी और वहाँ पे टेररिस्ट के द्वारा कैप्टन को प्रेशराइज किया जा रहा था लैंड करवाने के लिए। और कैप्टन देवीशरण एक बार फिर से लाहौर ट्रैफिक कमीशन से बात करते हैं कि अगर आपने हमें लैंड करने की परमिशन नहीं दी तो हम लाहौर की सड़क पर क्रैश लैंडिंग कर जाएंगे। और ये सुनकर लाहौर एयर ट्रैफिक कमीशन लैंड करने के लिए परमिशन दे देता है और प्लेन सेफली लैंड करता है लाहौर के एयरपोर्ट पे। उसके बाद इंडिया की प्लानिंग थी कि इस्लामाबाद में बैठे इंडियन हाई कमीशन के जी पार्थ सारथी को भेजा जाएगा हाईजैकर के साथ नेगोशिएट करने के लिए। यहाँ पे पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट में फ्यूलिंग की जा रही थी। पर हाईजैकर भी काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि कोई भी सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है हमारी नेगोशिएशन का, या फिर हमारी डिमांड्स क्यों पूरी नहीं की जा रही। और टेररिस्ट के द्वारा हमला किया जाता है एक पैसेंजर पे, रुपिन कटवाल, जो कि गुड़गांव के रहने वाले थे और हनीमून से लौट रहे थे अपनी वाइफ के साथ। इससे इनकी बाद में डेथ हो जाती है। यहाँ पर पाकिस्तान का काम था इंडिया के हाई कमीशन को हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाना ताकि वो इस्लामाबाद से लाहौर जल्दी से पहुंच पाए। पाकिस्तान ने वो भी नहीं करवाया और जब करवाया तो 3 घंटे बाद, तब तक वो फ्लाइट वहाँ से फिर से निकल चुकी थी ओमान की तरफ। बट ओमान में भी उनको लैंड करने की परमिशन नहीं दी जाती। फ्लाइट डायरेक्टली लैंड करती है दुबई के अल मिनाद एयरबेस पे। भारत सरकार की काफी कोशिश करने के बाद कुछ बच्चों और कुछ महिलाओं को जो है रिलीज किया जाता है वहाँ पे। पर भारत सरकार द्वारा एक स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा जाता है दुबई और दुबई से इन सभी पैसेंजर्स को वापस भारत लाया जाता है। जब सरकार द्वारा इन लोगों से बात की जाती है तो फिर पता चलता है इन लोगों से कि 5 हाईजैकर थे जिन्होंने अपने अलग अलग नाम रखे हुए। जो इनको लीड कर रहा था उसने अपना नाम रखा हुआ था चीफ और बाकी बचे 4, शंकर, भोला, बर्गर और डॉक्टर। ये सारे फर्जी नाम थे जो कि हाईजैकिंग के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इनके असली नाम भी आप लोगों को बता देता हूँ जो कि बाद में पता चले थे। इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सैयद, सनी अहमद काजी, जाहूर मिस्त्री और ताकीर। और बाद में पता चलता है कि ये जो सारे हाईजैकर थे वो पाकिस्तान से। अब पूरा एक दिन बीत चुका था और प्लेन वहां से फिर से टेक ऑफ करता है। फिर उसके बाद 26 दिसंबर 1999 सुबह के 8 बजे प्लेन फिर से लैंड करता है कांधार एयरपोर्ट अफगानिस्तान। उस समय अफगानिस्तान की अथॉरिटी तालिबान के ऑफिसर्स कहते हैं कि हम लोग बात करेंगे हाईजैकर्स और भारत के बीच। और फिर भारत इस्लामाबाद से अपने हाई कमीशन को भेजता है कंधार इन लोगों से बात करने। ये कन्वर्सेशन पूरी 6 दिन तक चलती है, मतलब कि 6 दिन तक सभी पैसेंजर उसी फ्लाइट में रहते हैं। बेचारों को फ्यूचर का कुछ भी मालूम नहीं था कि हम सब लोग बच जाएंगे या फिर यहीं पे मारे जाएंगे। अजीत डोभाल जो कि एक स्पेशल टीम का हिस्सा होते हैं, इनको जो है कंधार भेजा जाता है टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट करने। इनका कहना था कि हाईजैकर्स को ISI का सपोर्ट मिल रहा है। इनके द्वारा हाईजैकर को ये श्योरिटी दी जा रही थी कि तुम लोगों को यहाँ से हम सेफली एग्जिट करवा देंगे। भारत में सिचुएशन उस समय काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि साल 1999 में ही कारगिल युद्ध भी हुआ था। जब कंधार एयरपोर्ट पे हाईजैकर से बात की जाती है तो पता चलती है उनकी डिमांड $200 मिलियन यानी कि 1650 करोड़ रुपए। इसके अलावा कुछ कैदियों की रिहाई की डिमांड करती है। ये डिमांडें कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, मतलब इतना सारा पैसा और ऊपर से टेररिस्ट की रिहाई। उस समय ये सारी चीजें कुछ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दिखती हुई नजर आ रही थी। भारत सरकार पर काफी ज्यादा दबाव भी था उस समय उन सभी लोगों का जिनकी फैमिली उस समय उस फ्लाइट में थी। तो यहाँ पे हाईजैकर्स की डिमांड्स थी उनको काफी हद तक कम किया जाता है। 30 कैदियों को रिहा करने की बात की गई थी तो यहाँ पर सिर्फ 3 प्रिजनर्स को ही रिलीज किया जाता है। जो उस समय के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे श्री जसवंत जी, को इन कैदियों के साथ कंधार भेजा जाता है एक फ्लाइट में। 31 दिसंबर 1999 को हाईजैकर की सारी डिमांड्स को सुनते हुए इन 3 कैदियों को कंधार एयरपोर्ट पर रिलीज किया जाता है। हाईजैकर भी हमारे सभी लोगों को छोड़ देते हैं। फिर उस समय भारत सरकार द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा था तालिबान से कि इन हाईजैकर्स को जो है अरेस्ट किया जाए। उस समय की तालिबान अथॉरिटी ये डिसीजन लेती नहीं है, उन लोगों को सेफली वापस छोड़ा जाता है पाकिस्तान। तो ये थी दोस्तों साल 1999 में हुए प्लेन हाईजैकिंग के पीछे की पूरी हिस्ट्री। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगा एक नए टॉपिक पे, तब तक के लिए जय सिया राम।